नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। सोल ट्रेड को आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हो, ठीक है। इन दोनों में अंतर आपका जब क्वेश्चन में आता है तो उसे डिस्टिंक्शन भी कहा जाता है और डिफरेंशिएट भी कहा जाता है। जब भी आपसे कभी भी डिफरेंसेस पूछे जाएं तो उसके लिए आप बेसिक ऑफ डिफरेंसेस जरूर लिखें। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कई बार आपसे एक ही पॉइंट पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ मेंबर के आधार पर पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में अंतर स्पष्ट करें। तो इसलिए बच्चे को सिर्फ ये नहीं लिखना अंतर, इसके साथ साथ बेसिस भी लिखने होंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ध्यान दें, नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। उसी तरह सोल ट्रेड, मैंने आपको बताया था कि सोल ट्रेड में एक सिंगल पर्सन होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? ओनली 1 पर्सन ही सोल ट्रेड का स्वामी मालिक होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है समझौता। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा अधिक लोग होते हैं तो उन सभी के बीच में एक समझौता होता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। ये समझौता ऑरल या रिटन हो सकता है। फायदा रिटन रखने में है क्योंकि फ्यूचर में मान लो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाए तो ऑरल का कोई प्रूफ नहीं होता और कोर्ट में एविडेंस के लिए रिटन ही बेस्ट माना जाता है। सोल ट्रेड में अकेला खुद ही काम कर रहा है तो इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो एग्रीमेंट। एक्ट, पार्टनरशिप में एक्ट 1932 काम करता है। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था। सोल ट्रेड में किसी भी एक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका रजिस्ट्रेशन। देखिए, नॉट मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य नहीं। पार्टनरशिप आपकी इच्छा पे निर्भर करती है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं या नहीं कराएं, तो ये मैंडेटरी होता है, कराना है तो करा लें। यहाँ पे सोल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नो क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस किस तरह से शेयर किए जाते हैं ध्यान दें। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 2 पार्टनर्स के बीच में, तो वो लिखा होता है उसमें कि हम किस रेशो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। जैसे मान लो अगर वो लिखते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं और वो लिखते हैं कि हम 5:3 रेशो में अपना प्रॉफिट एंड शेयर बांटेंगे, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में इक्वल इक्वल यानी आधा आधा बांटा जाएगा, 50-50 यानी 1:1 रेशो में। यहाँ पे वो सोल ट्रेड अकेला ही काम कर रहा है तो सारा की सारा प्रॉफिट हो लॉस हो सब कुछ उसी का है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है। मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंध करना, और पार्टनर्स में या तो कोई एक पार्टनर सभी की तरफ से मैनेजमेंट कर सकता है या फिर सभी मिलकर कर सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेड में वो अकेला ही स्वामी है, अकेला ही काम कर रहा है, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट करेगा। कैपिटल, देखो सभी पार्टनर मिलके अगर कैपिटल लाएंगे, थोड़ी थोड़ी कैपिटल लाते, मान लो ये 50 लाख लाया, ये भी 50 लाख लिया है, सी भी 50 लाख लिया है, तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल मिला के मोर कैपिटल हो जाती है, तो पार्टनरशिप में कैपिटल ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सोल ट्रेड। यहाँ पे एक अकेला पर्सन है और वो कम ही कैपिटल लाएगा कंपैरिजन टू पार्टनर्स। लास्ट पे है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है कि आप पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी जब तक सभी पार्टनर सहमत ना हो तब तक ना तो आप बिजनेस को बेच सकते हो, ना ही किसी नए पार्टनर को एंट्री करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सोल ट्रेड फ्री है किसी भी काम को करने के लिए, यस फ्री फॉर ट्रांसफर। ये चाहे तो अपने बिजनेस को उठा के बेच भी सकता है, इसे किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सभी कामों के लिए फ्री है क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद लेता है। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, बच्चे से समझने में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान दें यहाँ पे अच्छे से।
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फुल फ्लेज पार्टनर्स, सेकंड है आपका नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। फुल फ्लेज पार्टनर्स वो होते हैं जो पार्टनरशिप में अपना पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेते हैं। जब बिजनेस रन करता है, बिजनेस चलता है, तो उसके डायरेक्शन में यानी उसके कामों में, उसके प्रबंध में भी हिस्सा लेते हैं और सभी चीजों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या ये कहा जाए कि पूरी तरह से ये सारे काम अपने हाथ में रखते हैं, तो फुल फ्लेज पार्टनर कहलाते हैं। इनके आगे 3 टाइप्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नॉट फुल फ्लेज के बारे में भी जान लें। नॉट फुल फ्लेज का मतलब ये होता है कि ये पार्टनर पूरी तरह से पार्टनर नहीं होते, यानी ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही पार्टनर बनते हैं। कई बार ये पैसा तो लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन कई बार ये ना तो पूरी उत्तरदायित्व निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ना ही ये कई बार डायरेक्शन में भाग लेते हैं। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो फुल फ्लेज पार्टनर जो सारे काम करते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर्स। ठीक है। एक्टिव पार्टनर जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कंपनी के डायरेक्शन में पार्ट लेता है, पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा लेता है। मैंने यहाँ आपके लिए कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं बेटा जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के केस स्टडी को भी सॉल्व कर सकते हो और एमसीक्यूज को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो। तो एक्टिव पार्टनर को जनरल और ऑर्डिनरी भी कहा जाता है। देखो, डायरेक्शन में पार्ट लेते हैं, हाँ राइट टाइप करते जाना। कैपिटल पैसा बिजनेस में लगाते हैं, P&L प्रॉफिट और शेयर को भी बांटते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इनका जो लायबिलिटी है यानी उत्तरदायित्व है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जिनसे इन्होंने पैसा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, अगर उसे चुकाने में इनके बिजनेस से पैसा नहीं कवर हो पा रहा है तो ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा लाके देंगे। तो ये होते हैं एक्टिव पार्टनर्स। स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? सोया हुआ या थोड़ा लेजी या जो एक्टिव नहीं है काम करने में। ठीक है, या इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझें। अब इसके लिए मैंने कीवर्ड लगाए हैं। डायरेक्शन नहीं, ये डायरेक्शन में कोई पार्ट नहीं लेता, यानी व्यवसाय के प्रबंध में, उसको चलाने में ये एक्टिव नहीं होता, तभी तो इसका नाम स्लीपिंग है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेटा पैसे लगाना। बिजनेस में ये कैपिटल तो लगाता है, कैपिटल लगाइए तभी तो इसको पार्टनर बना रखा। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस, अब पैसा लगाया है तो प्रॉफिट में भी भाग लेगा और लॉस में भी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। ठीक है, बस इसमें आपको क्या याद रखना है, दोनों में अंतर क्या है कि ये डायरेक्शन में भाग नहीं लेता, ये डायरेक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? कुछ चीज छुपा के रखी जाती है जो। ठीक है, तो क्या छुपाया जा रहा है? जो पब्लिक है उसको नहीं बताया जा रहा है कि ये हमारा पार्टनर है, यानी पब्लिक की नजर में इसको पार्टनर बोला ही नहीं जा रहा है। ठीक है, बस इसका ये सीक्रेट था। बाकी काम ये सारे करता है, पैसे भी लगा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इतना हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन में भी भाग ले रहा है, सारे काम कर रहा है। बस मैंने कीवर्ड लिख दिया है नो पब्लिक रिलेशन। पब्लिक के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये भी कंपनी का पार्टनर है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। ये विशेष उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो ये नॉर्मल पार्टनर्स नहीं होते, ये सिर्फ पर्टिकुलर चीजों के लिए आते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या कहलाता है? नाम मात्र का पार्टनर, कि ये अपना नाम तो बिजनेस को दे रहा है। ठीक है, ना तो ये पैसा लगा रहा है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर नहीं करेगा, ना ही डायरेक्शन कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि फिर ये पार्टनर क्यों बनाया?
हमें क्या फायदा है किसी को पार्टनर बनाने में जब वो ना पैसे लगा रहा है ना काम कर रहा है। तो बेटा इसकी गुडविल इतनी अच्छी होती है, प्रेस्टीज, ख्याति, ये इतना ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन ऑलरेडी होता है कि लोग इसे अच्छे से जानते हैं। जैसे आप अंबानी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम अपना नाम मात्र का पार्टनर बना लेते हैं, हम कह देते हैं ये हमारा पार्टनर है। इससे हमारी भी कंपनी ग्रो करने लगती है, हमारी कंपनी की भी प्रेस्टीज बढ़ने लगती है, हमें भी पहचान मिलने लगती है। अच्छा आप अंबानी को जानते हो, अंबानी आपका पार्टनर है, इस तरह से। अब ये क्यों करेगा ऐसा, ये अपनी प्रेस्टीज किसी को क्यों देगा? क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर कोई इतना हाई फाई लेवल का बिजनेसमैन ऑलरेडी है, उसकी इतनी बड़ी प्रेस्टीज है, तो ये क्यों करता है, क्यों अपना नाम देता है, पार्टनरशिप क्यों करता है? तो कई बार ये अपने रिश्तों की वजह से, मान लो कि किसी के अंबानी का बेटा ही अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने पापा का नाम दे रहा है, तो अपने रिश्तों की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से भी अपने नाम को हाईलाइट करा देता है। लेकिन याद रखना कि नाम हाईलाइट तो हो रहा है, साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर कंपनी लॉस में हो गई तो आप उसी को पकड़ोगे, अच्छा ये अंबानी भी पार्टनर था तो हमारा लॉस इसी से हम लेंगे, लॉस इसी से कवर कर लेंगे, अपना कर्ज इससे भी लेंगे। तो ये बस यहाँ पे नाम देने के साथ साथ होने वाले नुकसान के प्रति भी जिम्मेदार हो जाता है। आई होप आपको नॉमिनल पार्टनर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगी आपको इजी वे में समझाने की। मान लो कि एक बिजनेस पार्टी चल रही है और आपने कह दिया ये एबीसी, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कि ये ए मेरा पार्टनर है। अब जब आप पब्लिक से उसे डील करा रहे हो, बता रहे हो कि ये मेरा पार्टनर है, उसने ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा, चुप खड़ा रहा, यानी अपने बिहेवियर से ऐसे शो कर दिया कि हाँ ये भी पार्टनर है, उसने क्लियर मना नहीं किया है। अब आगे इसको कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है, लेकिन इसके बिहेवियर से जब इसने ये शो कर दिया कि मैं भी पार्टनर हूं, मना नहीं कर रहा है, अगर बिजनेस में आगे नुकसान हो गया और जो जिनसे आपने पैसा लिया है, कर्ज लिया है, वो इसे अगर बाद में ढूंढ लेते हैं तो इसकी भी लायबिलिटी बन जाती है उस कर्ज को चुकाने की। इसको सीधे से ना मना करने की वजह से ना तो इसको कोई प्रॉफिट मिलना है, ना ये डायरेक्शन में भाग ले रहा है, ना इसने कोई पैसा लगाया, बस इसने अपने बिहेवियर से शो कर रखा है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, इसने क्लियर मना नहीं किया। तो इसकी बस एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अगर कुछ नुकसान होगा तो फ्यूचर में इसको भी पकड़ लिया जाएगा कि आप भी कर चुकाइए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? नो राइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको कंपनी के कामों में, एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में पार्ट लेने का कोई भी राइट नहीं होता। इसके कुछ लिमिटेड अधिकार ही से दिए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ये पार्टिसिपेट करता है, जितनी ये कैपिटल लगाता है उसके हिसाब से इसको प्रॉफिट भी दे दिया जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होता। माइनर पार्टनर्स, माइनर होता है बेटा जो 18 इयर्स से कम होता है, लेस देन 18 इयर्स। वैसे तो कंपनी एक्ट 1932 ये कहता है कि 18 साल से कम बच्चे को पार्टनर ना बनाए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, मान लो कि 2 या 3 पार्टनर काम कर रहे थे, उसमें से एक की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे जो अभी 18 साल के नहीं है, पार्टनरशिप को आगे चलाने के लिए उनको भी पार्टनर मान लिया जाता है या बना दिया जाता है। ऐसी मजबूरी में जो 18 साल से कम का माइनर पार्टनर है उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही आप हिस्सा दोगे, होने वाले नुकसानों में उसका कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई लॉस है तो उससे नहीं बेयर कराया जाएगा। और इसकी इसी विशेषता की वजह से इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है कि जितना इसका पैसा लगा हुआ है उसके हिसाब से इसे सिर्फ प्रॉफिट ही मिलना है। आगे है बेटा पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही काम करते हैं। इनका भी प्रॉफिट में ही हिस्सा होता है, प्रॉफिट्स ओनली मैंने लिखा हुआ है, आगे इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली में ये एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता,
ये माइनर से थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसकी दूसरे साझेदारों की तरह जिम्मेदारी तो होती है, इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने लिखा भी। अब हम बात करेंगे माइनर पार्टनर की, कि माइनर पार्टनर क्या होता है, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे वो काम करता है, और जब माइनर 18 साल का हो जाएगा यानी मेजर, तब वो कैसे काम करेगा, तब क्या होता है, तो उसके राइट्स बदल जाते हैं या नहीं, ये सब हम इस टॉपिक में बात करेंगे। माइनर एज अ पार्टनर, पहले तो जानिए कि माइनर होता क्या है। माइनर वो होता है जो 18 साल से कम होता है, जिसकी एज अभी 18 साल की नहीं हुई है। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्ट 1932 ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है तो उसे पार्टनर नहीं बनाया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 18 साल के बच्चे को भी, जो उससे कम उम्र का बच्चा है, उसे भी पार्टनर बना दिया जाता है। ऐसा कब होता है और फिर उसके बाद उसके क्या राइट होते हैं, अब ये पढ़ेंगे। तो जब आप एक माइनर के साथ, अब मैं बार बार 18 साल से कम उम्र नहीं बोलूंगी, मैं माइनर ही बोलूंगी। माइनर पार्टनर वो जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर आप किसी माइनर पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड यानी व्यर्थ हो जाता है। क्यों व्यर्थ माना जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि एक माइनर में कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी यानी समझ अभी नहीं होती। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया है और बाद में वो अपने वादे से मुकर जाता है और आपको नुकसान हो जाता है, और जब आप कोर्ट में उसे घसीटते हो या कोर्ट में उस पे केस करते हो, तो अदालत में आपका जो केस है वो रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि उसमें एबिलिटी ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन होती है। एक होती है माइनर लेस देन 18, जब 18 साल से वो कम उम्र का है, उस पोजीशन पे जब वो काम कर रहा है 18 साल होने से पहले, तो उसके राइट ऑफ माइनर क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे मैंने लिखी है, जब वो पोजीशन पे है और 18 साल का हो चुका है, कंप्लीट कर लेता है 18 साल, तब वो कैसे काम करेगा, तब उसकी जिम्मेदारियां और राइट्स क्या होंगे। तो अब आइए पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर पे ध्यान दे जरा। बिफोर मतलब 18 साल से पहले, अटेनिंग मेजोरिटी। 18 साल का वो नहीं हुआ है, उससे पहले उसे क्या क्या राइट्स मिलते हैं। राइट मतलब अधिकार। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड असेट्स, यहाँ पे ध्यान दे, सिर्फ मैंने प्रॉफिट बोला है, लॉस नहीं। जब भी वो यहाँ पे काम कर रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ यानी प्रॉफिट्स में ही हिस्सा दिया जाएगा, लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है, और बिजनेस की असेट्स में भी उसका हिस्सा है क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा राइट कहता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। एक माइनर को भी जो आपके बिजनेस की बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन्हें देखने का, जांचने का और उनकी कॉपी जेरॉक्स लेने का अधिकार है। लेकिन कुछ सीक्रेट्स बुक होती है बिजनेस की, उन्हें देखने का या उनके पास जाने का या उन्हें पढ़ने का या उनकी कॉपी लेने का अधिकार माइनर को नहीं दिया जाता। थर्ड है राइट टू फाइल सूट। ये कहता है कि अगर माइनर पार्टनरशिप के साथ अपना नाता तोड़ता है यानी पार्टनरशिप से अलग हो रहा है, तब वो अगर कोर्ट में जाता है तो उसे अपनी संपत्ति यानी जो पैसा उसने लगा रखा है उसे वापस पाने के लिए कोर्ट में केस करने का अधिकार है। लेकिन कब? जब वो पार्टनरशिप के साथ अपना रिश्ता तोड़ रहा है। अगर वो पार्टनरशिप में एज अ माइनर काम कर रहा है तो उसे न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये तो थे उसके राइट्स, जो उसे अधिकार मिले। जब भी आपको कुछ अधिकार मिलता है तो उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी भी, कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जानते हैं ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में एज अ माइनर पार्टनर, और उसके साथ साथ उसकी जो लायबिलिटी है, उसका जो दायित्व है वो लिमिटेड होता है। यानी अगर आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ भरपाई कहां तक करेगा, अगर वो नुकसान लिमिटेड जो उसने पैसा लगाया है वहीं तक ही करेगा, उससे ज्यादा वो कभी भी नहीं करेगा। वैसे तो रूल ये कहता है
कि वो लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन अगर बिजनेस बंद हो रहा है और तब नुकसान हो रहा है तो नुकसान वो उतना ही झेल पाएगा जितने की उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड थी। इससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी लाके नहीं देगा। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। देखो 18 साल जैसे ही वो कंप्लीट करता है तो वो अब यहाँ पे मेजर हो गया है, मेजोरिटी हासिल कर ली है, तो अब वो क्या करेगा। तो सबसे पहले तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को एक नोटिस सूचना देनी पड़ती है कि आपका ये पार्टनर अब बालिग हो गया है, यानी 6 महीने तक आपको बताना है पब्लिक को कि यह पार्टनर 18 साल का हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप पब्लिक को कोई भी सूचना नहीं देते हो, तो वो अज्यूम कर लिया जाता है कि अब आपका माइनर पार्टनर फुल पार्टनर की तरह काम करेगा, यानी फुल पार्टनर बनने पर उसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी थी अब वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ 2 चीजें कहती हैं कि when he elects to remain a partner, उसके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो वो पार्टनर बना रहे या वो आगे पार्टनर नहीं बना रहे। पहले हम पढ़ेंगे, अगर वो पार्टनर बना रहना चाहता है, फर्म में रहना चाहता है, तो उसकी लायबिलिटी अब लिमिटेड से क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। यानी अब अगर नुकसान होगा तो वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी उसको लॉस भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस का रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब उसकी लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड। अगर बिजनेस बंद होता है और कर्जदारों का पैसा बिजनेस से नहीं पूरा किया जा रहा, अनलिमिटेड लायबिलिटी में वो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा लाके अब देगा। दूसरा, when he elect not to continue as a partner, अगर वो चाहता है कि 18 साल के बाद होने के बाद भी वो आगे एज अ पार्टनर ना रहे, ना काम करे, या फिर वो एक माइनर की तरह ही घोषणा करता है या माइनर ही बना रहना चाहता है, तब उसके काम सिर्फ माइनर वाले ही रहेंगे। एज अ माइनर, माइनर में फिर से वही राइट हो जाएंगे, कौन कौन से, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। आई रिपीट कि लिमिटेड हो जाएगी, जितना पैसा उसने लगाया है वहीं तक। फर्म के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और अगर वो नाता तोड़ रहा है तो वो उसे न्यायालय में जाने का और अपनी संपत्ति पर केस करने का अधिकार है कि मुझे इतना पैसा अपने बिजनेस से वापस लेना है। ये सूट राइट उसे मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया, अगर वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता तभी वो यहाँ पे सूट राइट को यूज कर सकता है। आई होप आपको माइनर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।